Jen, my dear students. So today we will start our new chapter, that is gravitation. So इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्थ के और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, ये जरूरी नहीं कि अर्थ के बीच में लगे, किसी भी दो बॉडीज के बीच में भी लग सकता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 9. सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और क्या बात करें हम ग्रेविटी की अगर बात करें तो क्या होता है, ए फोर्स इज नेसेसरी. पहले हम बात करेंगे फोर्स क्या होता है, किन किन बॉडीज कैसे क्या लगता है, फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं कि कोई भी फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी के अंदर मोशन को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है. हमारा ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ गिरती है. हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी है, जब हमने ऊपर की तरफ फेंकी या फिर हाइट से हमने छोड़ दी तो वो का अर्थ की तरफ गिर जाती है. हमारी जो अर्थ है उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ ही गिर जाती है. मतलब अर्थ है वो उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. इट इंडिकेट्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि अर्थ है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसके ऊपर लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं. दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटी. इनफैक्ट अगर हम बात करें कि जरूरी नहीं, अर्थ जो होती है वो अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, कि अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. तो द फोर्स विद विच, वो फोर्स जिसके द्वारा अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, अर्थ है वो क्या करती है, खींचती है किसको, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ जिस फोर्स के साथ खींचती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. या फिर हम कहते हैं सिंपल क्या होता है, ग्रेविटी, कि वो फोर्स जिसके द्वारा अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. अब आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अर्थ और सन के बीच में भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. वो अर्थ को क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन, कि वो सन को क्या, अर्थ को क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म मतलब कंटिन्यूअस कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में रखता है, और अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है कंटिन्यूअस. अब बात आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का, या ग्रेविटी की बात करें, इज रेस्पॉन्सिबल, किन किन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. फर्स्ट, फॉर होल्डिंग द एटमोस्फियर अबाउट द अर्थ, कि हमारा जो एटमोस्फियर है हमारे अर्थ के ऊपर उसको होल्ड करने के लिए. फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, कि रेन है वो सीधी अर्थ के ऊपर गिरती है, ये भी वही कारण है कि अर्थ है वो उसको क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स के साथ, तो रेन क्या होती है वो अर्थ की तरफ गिर जाती है. फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, कि रिवर्स के अंदर जो वाटर है वो फ्लो होता है कंटिन्यूअस रेट के ऊपर, उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. फॉर कीपिंग अस फर्मली ऑन द अर्थ, हमें फर्मली एक कीपिंग अस फर्मली ऑन द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर जब हम एक जगह रहते हैं, कि मतलब हम गिरते नहीं, चलते हैं, तो ये नहीं है कि चलने के बाद ये नहीं है कि हम जमीन के अंदर चले गए, ऊपर उड़ गए, तो हम क्या फर्मली एक जगह पे रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा वो रेस्पॉन्सिबल है. फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ मून जो रिवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है, वो भी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एटसेट्रा. और भी बहुत से रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होते हैं. सो नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसे हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल मतलब कि इट इज एप्लीकेबल टू द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के ऊपर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, लागू होता है. क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, की यूनिवर्स के अंदर कोई भी अगर बॉडी है, हर बॉडी, प्रत्येक बॉडी जो होती है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ. दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो फोर्स लगाती है एक दूसरे के ऊपर, और वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि वो बॉडी एक दूसरे से कितनी दूर है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है.
और जो अगर हम बात करें कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या, फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, फोर्स लग रहा है तो कोई डायरेक्शन भी होगी फोर्स की, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, कि उस लाइन के ऊपर होता है जो उन दोनों बॉडी के सेंटर को जोड़ता है। जैसे मान लो यहां पर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास क्या है हमारा m2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा r। तो इन बॉडीज का ये, इस बॉडी का सेंटर ये हो गया और इस बॉडी का सेंटर ये हो गया, तो इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही, तो इस लाइन के ऊपर क्या लगेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो हमारी फोर्स की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो अब ये लो क्या कहता है, मान लिया हमने भाई ए और बी है, बॉडीज है, m1 m2 उनके मास है और एक दूसरे के डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, r डिस्टेंस पे रखी हुई है, और f क्या है मेरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी, f है वो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कहता क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मास क्या है m1 और m2, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो सिंबल है इसको हम लिखते हैं बुक में तब ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 इनटू m2। और सेकंड क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस कितना है r, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यह सिंपल कहता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² की उल्टा है, इनवर्स मतलब उल्टा। तो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट, अब हमने निकाल लिया इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें एक साथ कि f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है, m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है 1/r²। तो इसे हम क्या निकाल सकते हैं कि f जो है हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है r²। तो हम इसको लिख सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r²। यही आगे दिखाया गया है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन में r²। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कोई कोई कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, जैसे हमने फोर्स वाले चैप्टर में किया था कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma करते थे, तो इससे हमें जब हम फोर्स हटाते थे क्या लिखते थे, f इक्वल्स टू kma, kma, यहां से इरेज कर देते हैं इसको, f इक्वल्स टू kma, k क्या होता था मेरा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था हमारा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², और f की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अब हमारी f की जो वैल्यू है वो होगी g m1 m2 अपॉन r², जहां पर g क्या है मेरा, ये लिख रखा कि g इज ए कांस्टेंट जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g किसको डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। अब बात आती है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो बॉडीज के बीच में लगता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। प्रॉपर्टीज की बात करें या फिर बात करें प्रॉपर्टीज को और हम क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फिर प्रॉपर्टीज की बात करें, तो एक ही बात है कि या तो प्रॉपर्टीज कह दो या फिर क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह दें। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, पूरे हमारे नेचर के अंदर सबसे अगर वीक फोर्स कोई है तो वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, कैसा है, अट्रैक्टिव। अब तक हमने जैसे पढ़ा था कौन कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, वो क्या होते थे, अट्रैक्टिव भी होते थे और रिपल्सिव भी होते थे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है। इट इज म्यूचुअल फोर्स, क्या है, म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब कंबाइन की अगर हम बात करें कि दोनों बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि पहली बॉडी है वो दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, फर्स्ट बॉडी अट्रैक्ट्स द सेकंड बॉडी, इसी तरह से सेकंड बॉडी भी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी किसको, फर्स्ट बॉडी को, विद इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स के
साथ अट्रैक्ट करती है, तभी उन दोनों के बीच में क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। थर्ड फोर्थ अब आता है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। क्या है, सेंट्रल फोर्स। क्यों, क्योंकि ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज, कि बॉडीज के सेंटर में जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग क्या करता है, फोर्स हमारा एक्ट करता है, एंड इट इज ए सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट, इट इज डिपेंडेंट, किस किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मास एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सिक्स्थ इज, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, कि इनवर्स है और स्क्वायर भी है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। नेक्स्ट इज, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या है ये, बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, कि बहुत दूर तक लग सकता है। इट डिक्रीजेस, ये कम कब होता है, जब डिस्टेंस जो होता है एज पर इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड बिकम जीरो ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या हमें पता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आर मेरा क्या है, फोर्स मेरा जीरो कब होगा, कि फोर्स है वो लॉन्ग रेंज है, ठीक है, और डिक्रीज होगा कैसे, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस आर इंक्रीज होगा, आर इंक्रीजेज, तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स मेरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और फोर्स मेरा जीरो कब होगा, कि व्हेन आर विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी, कि आर मेरा जब क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस है वो इंफिनिटी पे पहुंच जाए, कि जब ये डिस्टेंस इंफिनिटी पे पहुंच गया तो 1/इंफिनिटी अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू जीरो। 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है मेरा, जीरो, दैट इज 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। तो फोर्स मेरा जीरो कब होगा, व्हेन द डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, आर इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा, ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दो बॉडीज के बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि देयर इज नो ग्रेविटेशनल शील्डिंग, की ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं होती, इसलिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल जी की। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना किसी के बीच में, एक कैपिटल जी होता है मेरा, एक स्मॉल जी होता है। कैपिटल जी मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और स्मॉल जी मेरा क्या है, एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मेरा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, कभी भी नोटेशंस केयरफुली डिनोट करनी चाहिए कि कैपिटल जी लिखना है कहीं पर हमें या फिर स्मॉल जी लिखना है, क्योंकि कैपिटल जी तो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने निकाला था, अगर फोर्स की बात करें तो हमने क्या निकाला था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी तो जी यहीं पर रखेंगे, जी इक्वल्स टू F इंटू में ये उधर चला जाएगा आर स्क्वायर, अपॉन में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड, तो जी इक्वल्स टू F आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। तो द वैल्यू, अब अगर हम वैल्यू की बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की जो वैल्यू आती है वो आती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे, ये यूनिट कैसे आई, हमें पता है जी की वैल्यू फोर्स F क्या होगा मेरा, न्यूटन, आर डिस्टेंस मीटर में होता है तो मीटर स्क्वायर अपॉन मास किस में होता है, केजी, तो केजी इंटू में केजी दैट इज किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 लिख सकता हूं, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एक ही बात है। अपॉन लगा दे, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एक तरह से लिखते हैं। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 और जी की ऐसा यूनिट क्या है मेरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जी की वैल्यू किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कि डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। और जी की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है पूरे यूनिवर्स के थ्रू आउट,
कि हर पूरे यूनिवर्स में जो जी की ये वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 वो सेम रहेगी, एंड हेंस द नेम, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, इसलिए करेक्ट सिंबल यूज करना चाहिए हमें। ऐसा यूनिट हमने बताई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर कोई दो बॉडी है जिसका मास हमारा है 1 kg और डिस्टेंस उनके बीच में क्या है 1 मीटर, तो मेरा एफ कितना हो जाएगा, तो जी की अगर हम वैल्यू निकालें जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अगर मेरा डिस्टेंस 1 मीटर है और मास 1 kg है तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इंप्लाइज जी इक्वल्स टू ये भी 1 हो गया, तो कितना आ गया एफ। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है मेरा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ जाएगा, दैट इज जी विल बी इक्वल्स टू एफ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। किसके न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, विच एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज जिनका मास है यूनिट मास मतलब 1 kg मास केप्ट एट ए यूनिट डिस्टेंस, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़ा था हमने कि वो क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, सभी फोर्सेस में से नेचर में वीकेस्ट फोर्स है। अगर दो बॉडीज है जिसका मास 1 kg है, 1 मीटर से सेपरेट है, तो F की वैल्यू क्या आती है, G के बराबर, G और F बराबर, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन ये फोर्स हो गया। तो 10 की पावर -11 की अगर हम बात करें, मतलब 6.67 अपॉन 10 की पावर 11, इसका मतलब 667 अपॉन ये पॉइंट हटा के नीचे 100 से करेंगे कितना आएगा, 10 की पावर 13। 10 की पावर कितनी आएंगी, 13। तो ये वैल्यू जो है हमारी, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है हमारी, तो इसलिए दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। वेरियस ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे को अटैक करते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कोई भी मोशन दिखता नहीं उसके अंदर हमें, क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि ऑन द अर्थ इफ द ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूअसली मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। जब दो बॉडी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और उनका मास भी क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी होंगी तो उनका मास भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, उनके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस मेरा ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, इनवर्सली है, ये ज्यादा तो ये कम, उल्टा होता है। और मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना मास बढ़ता जाएगा उतना ही फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेरा इंक्रीज होता रहेगा। इसलिए अगर कोई बड़ी बॉडीज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स है और जिनका मास ज्यादा है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर अगर कोई रखी हुई है तो उसके ऊपर कितना है, 9.8 न्यूटन फोर्स है वो हमारा लग जाता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी। अगर ए की ग्रेविटेशन की बात करें तो जी की वैल्यू आती है, तो फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है 1 kg, 1 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या होता है 1 kg। तो इट इंप्लाइज F इक्वल्स टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 9.8 फोर्स की यूनिट या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, 9.8 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दूसरी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन। तो इस तरह से हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 9.8 न्यूटन हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, मून और अर्थ की बात कर रहे हैं अभी हम फिलहाल, कि लार्ज डिस्टेंस है उनके बावजूद भी उनका जो फोर्स है वो वेरी लार्ज डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा मतलब फोर्स कम होना चाहिए था, लेकिन इनका जो फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा है, दैट इज 2 × 10⁻20 न्यूटन, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द Kepler's law and the relation between those laws. Till then, thank you so much.